बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घबराओ नहीं। तुम और तुम्हारी बहन ज़ारा अकेले नहीं होंगे। मैं तुम लोगों के साथ हूँ और कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये लोग तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे। बस अपने आप को मजबूत करो, इन लोगों का मुकाबला करना सीखो। जितना तुम दोनों इनसे डरोगी वो उतना ही तुम लोगों पर हावी होने की कोशिश करेंगे। अगली मर्तबा इनका सामना डट कर करना। ये आवाज़ बहुत ही दिल दहला देने वाली और पुरस्कार थी, जो कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। लेकिन जो बात इंतहाई डरा देने वाली थी वो ये कि वो सब बोलने वाला मेरा अपना अक्स था, जो कि मुझे शीशे में देखने पर नजर आ रहा था। जब मैं खुद उस शीशे के सामने खड़ी साकित नजरों से अपने ही अक्स से खौफ खाती, थर थर कांप रही थी, जिसकी आंखों का रंग मेरी आंखों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरी आंखों का रंग भूरा था, जबकि उस शीशे में नजर आते मेरे ही अक्स का रंग लाल था, जो कि काफी डरावना था। मेरे बाल बंधे हुए थे, जबकि उस अक्स के बाल खुले हुए थे। खौफ से मैंने अपनी सांस तक रोक ली थी। पसीने से चेहरा तर हो चुका था। इस भयानक आवाज का शीशे के उस पार से आना और मेरे ही अक्स में ढलकर मुझसे ही बात करना मेरे लिए इस कदर दहशतनाक था कि मेरी जबान कुछ बोलने से इनकारी थी। मैं अपनी बहन ज़ारा को आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन उस खौफ ने मेरी जबान जकड़ रखी थी और मैं हिल भी नहीं पा रही थी। अपनी बात खत्म करने के बाद मेरे अक्स में ढला वो पुरस्कार साया खुद ब खुद गायब होता चला गया और इस शीशे में सब कुछ हमेशा की तरह नॉर्मल हो गया। मेरी आंखों का रंग भी भूरा था और बाल भी जैसे मैंने हकीकत में बंद किए थे उस शीशे में मौजूद थे। मेरे अक्स की भी इसी तरह थे। मैंने जो ही अपना सामान खोलना चाहा तो मेरे बोलने की कुव्वत दोबारा आ गई, जिसको महसूस करते मैंने एक जोरदार चीख मारी कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मेरा और ज़ारा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं चिल्ला रही थी और मेरे हवास काम करना छोड़ चुके थे। खौफ की वजह से सारा जिस्म पसीने से तर हो गया था। ऐसा लगता था कि मीलों चली हूँ। अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे जोर जोर से हिला रहा है और मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। मैं इस कदर हिला मैं इस कदर खौफजदा हालत में थी कि बस नफी में सर हिलाए जा रहे थे। अचानक से मेरे साथ बैठे वजूद ने मुझे झंझोड़ा तो मैं एकदम से होश की दुनिया में आती उठ बैठी और इर्द गिर्द देखने लगी। सारा मंजर मेरे अपने ही कमरे का था। दाएं तरफ देखा तो मेरी बहन बैठी थी, मुझे फिक्रमंद होकर देख रही थी। उसके चेहरे पर मुझे लेकर परेशानी थी कि आखिर क्या हुआ था कि मैं इस कदर खौफ में चिल्ला रही थी। इतना तो वो भी समझ चुकी थी कि मैंने कोई बहुत भयानक ख्वाब देखा था, जिसकी वजह से मैं इतनी पैनिक हो गई थी और चिल्ला रही थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था, वरना तो हमेशा थकावट पर इस कदर हावी होती थी कि मैं लेटते ही नींद की वादियों में चली जाती थी। और नींद चूँकि बस 3 घंटों से ज़्यादा ना होती, इस वजह से मुझे कोई ख्वाब नहीं आता था। लेकिन आज न जाने क्यों ऐसा दिल दहला देने वाला ख्वाब आया था, जिसमें मुझे एक नसीहत की गई थी। लेकिन वो नसीहत करने वाला छुपा हुआ था और ऐसा मालूम हो रहा था कि वो एक अनदेखी मखलूक हो और बेतहाशा पुरस्कार ताकतों का मालिक हो। तभी तो मेरे अक्स में ढलकर शीशे के सामने उसने अपनी बात पहुंचाई थी। लेकिन मेरे लिए ये किसी धचके से कम न था, क्योंकि एक इंसान होने के नाते हम सबको नज़रअंदाज कर सकते हैं और अचानक से किसी की नज़रों से गायब हरगिज़ नहीं हो सकते। जबकि उस पुरस्कार मखलूक के पास ये ताकत थी। यही वजह थी जो मुझे कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। उसकी वो सुर्ख आँखें जो कि मेरी आंखों में मुझे नज़र आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे आर पार हो रही हूँ, उसके अंदर गहरे राज मौजूद हैं। मैं लंबे लंबे सांस लेती खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरा तनफ्फुस बुरी तरह बिगड़ चुका था। खौफ मेरे सारे जिस्म में अभी तक मौजूद था। मैं हरासा होकर अपने कमरे में मौजूद उस शीशे की जानिब देखने लगी, जिसमें उस अनदेखी मखलूक ने मुझसे अपनी भयानक आवाज़ में बात की थी। बार बार भटक कर मेरी नज़र उसी आईने की जानिब जा रही थी। मेरी बहन मेरे साथ ही बैठी मेरे नॉर्मल होने का तहम्मुल से इंतज़ार कर रही थी, ताकि मैं अपने उस भयानक ख्वाब के खौफ से निकलने पर उससे शेयर कर सकूं। जबकि मैं अपने खौफ पर कुछ हद तक काबू पा चुकी थी। इस सोच में चली गई कि उस पुरस्कार साए ने मुझे किस लिए कहा कि अब मुझे मजबूत बनना होगा और इनका मुकाबला करना होगा। क्या मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, या फिर कुछ ऐसा जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर एक भयानक ख्वाब बन जाती?
उसने ये भी तो कहा था कि वो मेरे साथ है, तो क्या वो अब भी मेरे इर्द गिर्द ही मौजूद है और मुझे देख सकता है? अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचा दिया या फिर मेरी बहन को कुछ कर दिया, क्योंकि उसको मेरी बहन का नाम भी आता था। इसी सोच के आते ही मैंने खौफजदा होकर अपनी बहन को देखा, जो मेरे कुछ बोलने के इंतजार में थी। मैंने फौरन उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उसके पास होकर बैठ गई। मैंने बेसाख्ता उससे पूछा कि ज़ारा, तुम ठीक तो हो ना? उसने ना समझी से मुझे देखते हुए इस बात में सर हिला दिया और मुझसे पूछा कि क्या कोई बुरा ख्वाब देखा था। मैंने उसको डरते डरते सारा ख्वाब बता दिया। बताते हुए मेरी नज़रें इर्द गिर्द का तवाफ कर रही थी और उस आईने पर जाकर टिक गई थी। उसने मेरा ख्वाब सुनने के बाद मुझे तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, ऐसे ही थकावट की वजह से ऐसा ख्वाब आ गया होगा या फिर कोई शैतानी वसवसा होगा। आयतल कुर्सी पढ़ो और चारों तरफ पढ़कर फूंको, कोई डर और खौफ नहीं होगा। मैंने उसकी बात पर सर हिलाया और आराम से अल्लाह का कलाम पढ़कर अपने और अपनी बहन ज़ारा पर फूंकने के बाद पूरे कमरे में फूंक दिया और दोबारा से सोने के लिए लेट गई। अल्लाह के कलाम का असर था कि मैं जल्द ही पुरसुकून होती सो गई थी। मेरी बहन भी मेरे सर पर प्यार करके दोबारा लाइट ऑफ करके लेट गई, जो उसने मेरे चिल्लाने पर जागते हुए ऑन की थी। इसी तरह रात का अंधेरा कुछ घंटों बाद हटने लगा और सुबह की किरणें आसमान पर निकलने लगी थी। मैं जल्दी जल्दी अलार्म बंद करके उठी और बाथरूम फ्रेश होने के लिए चली गई थी। हाथ मुंह धोकर मैंने ज़ारा को उठाया और उसको कहा कि मैं नीचे नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ और घर की सफाई का काम शुरू कर दो। उसने मुझे देखा तो आंखें मूंद ली। अभी तक आंखों में नींद की खुमारी थी, इसी वजह से उसको समझ ना आया कि मैं उसको क्या कह रही थी। लेकिन जैसे ही जहन बेदार होना शुरू हुआ तो वो आंटी के डर से एक ही जुस्त में अपने बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि उसको पता था कि काम में अगर ज़रा सी भी देरी हो गई तो सज़ा उन दोनों बहनों को ही मिलनी थी। फिर चाहे गलती दूसरी की हो या ना हो, वो अपनी वजह से कभी नहीं चाहेगी कि मुझे कोई सज़ा मिले या फिर भूखा रखा जाए या मज़ीद काम आंटी के हुक्म के मुताबिक करने पड़े। हम दोनों बहनों में एक दूसरे की जान थी, इसी वजह से कभी भी किसी का कहना न डालते, बल्कि फ़ौरन उसकी बात को हुक्म समझकर मान लेते थे। मेरा नाम सलमा है और मेरी बहन का नाम ज़ारा है। हम दोनों बहनें अपने अब्बू के एक रिश्तेदार के घर 3 सालों से रह रही हैं, क्योंकि अब्बू और अम्मी की वफ़ात ने हमें मजबूरन उनके दर पर हमेशा के लिए एक ज़िल्लत और रुसवाई भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया। दुनिया को दिखाने के लिए तो बज़ाहिर उन रिश्तेदारों ने हमारी कफ़ालत के लिए हमें सरों पर हाथ रख लिया था और बहुत एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा भी रहे थे, लेकिन पस पर्दा इस भयानक और दर्दनाक हकीकत से सिर्फ मैं और मेरी बहन ज़ारा ही वाकिफ़ थे, जिनको अपने घर हमारे ये लोगों की नज़र में रहमदिल रिश्तेदार महज काम करने वाली मशीन समझ कर लाए थे। वरना जिम्मेदारी संभालना तो दूर की बात, हमें अक्सर 2-2 दिन खाना तक उनकी तरफ से नहीं मिलता था। इसके अलावा जो ज़रा सी गलती होने पर दिल दहला देने वाली सज़ाएं मिलती थी, वो अलग मुअम्मा थी। हम अक्सर इस घर में इन रिश्तेदारों के जुल्म सहते सहते सोचते कि काश अम्मी और अब्बू की जगह हम दोनों इस दुनिया से चले गए होते, तो आज हमें ये सब कुछ न सहना पड़ रहा होता, इस कदर अजियतें हरगिज़ न झेलनी पड़ रही होती। 3 साल पहले तक हम दोनों भी अपने वालिदैन के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी, जहाँ पर किसी किस्म का कोई गम नहीं था। बेफिक्री ही बेफिक्री थी, कोई रोक टोक किसी भी बात के लिए ना थी और ना ही कामों का इस कदर बोझ था। मेरी अम्मी तो कभी भोले से भी मुझसे सख्त आवाज़ में नहीं डांटती थी। उनकी हल्की सी घूरी भी प्यार और अपनायत की झलक रही होती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ ख़त्म हो गया। उस एक रात ने हमसे हमारी ज़िंदगी का कुल असासा छीन लिया और हम दोनों बहनों को 19 साल की उम्र में ही यतीम कर डाला। बात सिर्फ यतीम होने की ना थी, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे सरों से वो महफूज छत भी छीन ली थी जिसमें हम रहते थे। मेरे अब्बू ने ये घर ख़रीदने के लिए कुछ लोगों से थोड़ा कर्ज लिया था, जो कि उन्होंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके वो लौटा देंगे। लेकिन उन लोगों को अचानक से मालूम नहीं हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि वो 2 दिन के अंदर अंदर वो सारा कर्ज वापस मांग रहे थे। अब्बू के लिए इतने सारे पैसे का इंतज़ाम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उन्होंने उन लोगों से काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन वो ना माने। दिन ब दिन उनकी तरफ से अब्बू को धमकियाँ मिलने लगी थी। अब्बू से वो लोग कह रहे थे कि अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं होता तो घर खाली कर दो, जबकि ये एक बिल्कुल ही नाजायज़ फरमाइश थी, क्योंकि वो रकम कर्ज के लिए इतनी भी नहीं थी कि पूरा घर उनके हवाले कर दिया जाता। अब्बू ना माने तो उन्होंने घर आकर धमकाना शुरू कर दिया।
ابو نے ان کو کہا تھا کہ اگر دوبارہ تم لوگ میرے گھر آئے تو تم لوگوں کے خلاف پولیس میں کیس کر دوں گا۔ پولیس کا نام سن کر وہ لوگ اس قدر تحش میں آئے کہ ایک دم اپنی جیب سے گن نکال کر ابو پر ایک ساتھ 3 فائر کر ڈالے۔ گولیوں کی آواز سن کر امی بھاگتے ہوئے باہر آئیں تو سامنے کا ہولناک منظر دیکھ کر ان کا ہاتھ فوراً ان کے دل پر گیا۔ انہوں نے ساکت نظروں سے پہلے اپنے شوہر کے بے جان جسم کو دیکھا اور پھر ان قاتلوں کو جنہوں نے سرعام میرے ابو کو مار ڈالا۔ امی ایک زوردار چیخ مار کر ابو کے پاس گئیں، ان کا چہرہ تھپ تھپا کر ان کو آواز دی اور جھنجھوڑا کہ خدارا اٹھ جائے۔ آنکھیں کھولے لیکن دوسری طرف سے جامع خاموشی تھی۔ امی نے ابو کا جسم سرد ہوتا محسوس کیا اور ہر طرف خون سے بھرا جسم دیکھا تو ان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ انہوں نے ادھر بیٹھے ان قاتلوں کو چلا کر کہا کہ میں تم لوگوں کو مار ڈالوں گی، جان سے مار ڈالا میرے شوہر کو، میں نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو۔ ان لوگوں نے کچھ بوکھلا کر امی کو چپ کروانا چاہا لیکن وہ مزید چیخ و پکار کرتی ہوئی ان کو مارنے کے زد پہ تھیں۔ اچانک سے ایک ٹھا کی آواز آئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ امی جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے چلا رہی تھیں اچانک سے خاموش ہو گئی۔ ان کی نظر آہستہ سے اپنے جسم سے بہتے ہوئے سرخ خون پر پڑی تو اس وقت ان کے بولنے کی طاقت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ گولی سیدھا ان کے دل کو چیرتی ہوئی گئی تھی جہاں سے اب فوارے کی مانند خون بہہ رہا تھا۔ اچانک وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ کچھ پل تڑپتے رہنے کے بعد ان کی آنکھوں کی پتلیاں ساگت رہ گئیں اور ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو گئی اور وہ بھی ابو کی طرح ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں جو کہ اس وقت یونیورسٹی میں تھیں جب یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا تھا، جس کے فوراً بعد ہی وہ مکروہ قاتل وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو فوراً ہی ابو اور امی کو تلاش کرنا چاہا تھا، لیکن سامنے ہی لاؤنج میں جو روح کو لرزا دینے والا منظر دیکھا تو ہمارے منہ سے ایک زبان 2 ہی نام نکلے، ابو، امی۔ ہماری چیخ اس قدر دردناک تھی کہ پورے گھر کی دیواریں ہل کر رہ گئی تھی۔ روتے بلکتے ان کے پاس گئے لیکن ان کے خون سے لت پت وجود، ٹھنڈے یخ پڑتے جسم دیکھ کر ہماری سانس جیسے رکنے کو ہو گئی تھی۔ ہم بہت روئے، چلائے، اپنے بالوں کو نوچ دیا لیکن وہ دونوں نہ اٹھے اور نہ ہی انہوں نے اٹھنا تھا کیونکہ وہ تو اپنی آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے جہاں سے واپسی کسی صورت بھی ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں میں یہ بات سب لوگوں تک پھیل گئی تھی اور رشتہ دار آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ہی ہمارے والدین کے کفن دفن کا انتظام کیا ورنہ ہمیں تو کسی بھی بات کا ہوش نہیں تھا۔ یہ صدمہ اس قدر بڑا تھا کہ ہمارے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے اور پھر وہ وقت بھی آ ہی گیا جب ان دونوں کو اپنے آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے لینے گئے۔ ہماری روح کی آواز بیٹھ چکی تھی، چیخنے سے دماغ کی رگیں پھٹ گئی تھی، لیکن اب یہ سب ہمیں برداشت کرنا تھا کیونکہ یہ ایک حقیقت تھی جس کو قبول کیے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا۔ ابھی میرے والدین کی کل ہی ہوئے تھے اور کچھ رشتہ دار وہاں بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک وکیل اور ساتھ میں وہی قاتل آئے۔ انہوں نے اپنا بھیس بدل لیا ہوا تھا، ساتھ میں کچھ کاغذات بھی لائے جو کہ جعلی تھے لیکن ان کو اس انداز میں اور مہارت سے بنایا گیا تھا کہ ان کا پتہ لگانا کافی مشکل تھا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے والدین نے کچھ قرض لیا تھا اور جس کی ادائیگی کے لیے انہوں نے یہ گھر ان لوگوں کے نام کر دیا تھا اور اب اصول کے مطابق ہمیں 3 دن کے اندر اندر یہ گھر خالی کرنا تھا۔ یہ صدمہ بھی ایک بہت بڑا تھا کیونکہ اب امی ابو کے بعد یہ گھر وہ آشیانہ تھا جہاں ہماری پیار بھری یادیں محفوظ تھیں اور مجھے اپنے والدین کی خوشبو ان کا احساس محسوس ہوتا تھا جو کہ ہم سے چھنے جا رہا تھا۔ اس وکیل نے بھی ان کی بات کی تصدیق کر دی جس کے بعد اب شک کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ وہ وکیل یقیناً اپنا ایمان بیچ چکا تھا، تبھی تو اس مکروہ فعل میں ان کا ساتھ محض چند پیسوں کے لیے کر دیتا۔ ہمیں تو تیسرا غم لاحق ہوا تھا، وہ بے گھر ہونے کا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی سنگین قسم کا درد جو کہ ہمارے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ اب اس ظالم دنیا میں بغیر چھت کے ہم کیسے رہیں گے۔ ہمارا تو کوئی سگا رشتہ دار بھی نہیں تھا کیونکہ ابو اور امی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے دونوں، اور دادا دادی اور نانا نانی تو وفات پا چکے تھے۔ سب لوگ ہمیں ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے لیکن کوئی بھی اپنا دل اتنا بڑا اور وسیع نہ کر سکا کہ ہم 2 یتیم بہنوں کو اپنے گھر پناہ ہی دے سکے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق بیٹیاں اپنا رزق خود ساتھ لاتی ہیں، کبھی کسی دوسرے کے حصے کا نہیں کھاتی، لیکن یہ بات وہاں کسی کو اس وقت یاد نہ رہی۔ ابھی ہم لوگ بے بسی کے انتہا پر پہنچی زمین کو غور کر رہی تھی کہ کہاں جائیں اس اکیلی دنیا میں اور کیسے مقابلہ کریں گے ان سب بھیڑیوں کا۔ ہم نے تو ابھی دنیا کی اس بھیانک روح کا
सही से अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। हम उन्हीं सब पै दर पे मिलने वाले सदमों से बेहाल थे कि अचानक हमारे कानों में हमारे अब्बू के एक दूर के रिश्तेदार की आवाज़ आई, जो कि कह रहे थे कि वो हमारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। उनसे हमारे साथ होता हुआ ये जुल्म न देखा जाएगा। जबकि उनके साथ खड़ी उन्हीं की बेगम अपने शौहर के इस फैसले पर आंखें फाड़े उनको घूरे जा रही थी। ऐसे लगता था कि वो उनको सालिम निगलने का इरादा रखती हैं, क्योंकि उनका ऐसा हरगिज़ कोई इरादा नहीं था। एक नहीं बल्कि दो दो जवान लड़कियों की जिम्मेदारी लेने का वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। जबकि उनके शौहर ने सब लोगों की मौजूदगी में ये फैसला कर डाला था, तो उन्हें अब हर हाल में इस कड़वे खून को पीकर कबूल करना ही था। लेकिन उनको क्या मालूम था कि उनके शौहर के इस फैसले के पीछे कितनी बड़ी फिरौनियत छुपी हुई है। वो बहुत आगे की सोच रखे हुए थे, जो कि कुछ वक्त बाद उनकी अहलिया को भी समझ आना शुरू हो गई। उन रिश्तेदारों ने मुझे और ज़ारा को अपना सारा सामान पैक करने को कहा। हमारा ज़ारा दिल ना था कि अपने घर को छोड़ कर जाए, लेकिन अब वो घर अपना रहा ही कहाँ था। अब तो वो किसी और का हो गया था। लेकिन हमें क्या मालूम था कि वो किसी घटिया फ्रॉड के ज़रिए हमारे वालिदैन के कातिल ही इस घर को हमसे छीन रहे हैं। टूटे दिल के साथ हम अपने कमरे में आए और सारे कपड़े एक दो बैग्स में रखने लगे। सारा सामान पैक कर लेने के बाद नीचे आए तो वो लोग तैयार खड़े थे। उनकी गाड़ी बाहर ही खड़ी थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर उनका बेटा बैठा था और हमें पीछे उस औरत के साथ बिठा दिया गया। उस दूसरे घर आने के बाद पहले दिन तो हमें कुछ न कहा गया, लेकिन दूसरे रोज ही उस औरत के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और वो अपने असली रूप में आ गई। उसने अगले दिन से ही हम दोनों के लिए आधे आधे काम बांट दिए, जो कि ना करने पर उनकी तरफ से सज़ा मिलती थी। जो कभी सारा दिन खाना न मिलना होता तो कभी सारा दिन तपती धूप में और रात को अंधेरे में उनके उस सुनसान छत पर खड़े होकर गुजारनी पड़ती। हमारी पूरी कोशिश होती कि कभी भी उनको शिकायत का मौका न मिले, क्योंकि छत पर सारा दिन और रात खड़े रहने की सज़ा ने हमारे जिस्म को जैसे माजूर करके रख दिया था। सारा खून निचोड़ कर रह गया था और उनका ये उसूल था कि गलती अगर सलमा यानी कि मेरी तरफ से हुई है तो सज़ा ज़ारा भी मेरे साथ भुगतेगी। यही सब ज़ारा से हुई है तो कोई मामूली सी गलती पर भी होता था। उस औरत को शौहर जो हमें अपनी जिम्मेदारी बनाकर लाया था, वो तो जैसे हमें जानता ही नहीं था। ऐसे लाताल्लुकी बरतने के सलाम का जवाब देना भी ज़रूरी न समझते। एक दफ़ा बर्तन धोते वक्त मुझसे गलती हो गई और उस औरत की एक कांच की प्लेट टूट गई, जो कि अचानक उस औरत ने किचन में आते ही देख लिया। उसने इस कदर मुझे लान तान की कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन उसने इस पर भी बस नहीं किया, बल्कि तपती धूप में छत पर खड़ा कर दिया और साथ में ज़ारा को भी। सारा दिन गुजार कर जब रात की बारी आई तो हर जानिब गुप्त अंधेरे ने हमारा खौफ से बुरा हाल कर डाला था। छत और आस पास के इलाका सुनसान था, हर कोई अपने कमरों में आराम कर रहा था। उनकी छत पर बहुत से पौधे थे और गमले एक कतार में रखे गए थे। मैं और ज़ारा छत पर एक कोने में ज़मीन पर बैठे हुए थे। ज़ारा की नींद की वजह से आंख लग गई थी, क्योंकि वो सारा दिन कपड़े धोती रही थी और अब मेरी गलती की वजह से उसको भी इस बेआरामी में ऊपर ही रहना पड़ रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और वजह था मेरा खौफ, जो कि मुझे वीराने से लग रहा था। ऐसा लगता था कि कोई मुझे मुसलसल देख रहा हो। किसी की नज़रों की तपिश मुझे वाज़ेह महसूस हो रही थी। मैंने ज़ारा को देखा तो वो मनूस सोने में मगन थी। अचानक मेरे करीब ही हवा का एक झूला सा आया और मेरे पास से होकर गुजर गया। मैं एकदम से पीछे को सरकी थी। बेसाख्ता किसी की मौजूदगी का एहसास मुझे हुआ था कि जैसे कोई बहुत नज़दीक था मेरे। इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अभी इसी डर से चौकन्ना होकर बैठी थी कि अचानक बाएं तरफ मौजूद पौधों के पत्ते हिलने लगे। उनकी सरसराहट काफ़ी अजीब सी थी, जैसे कोई उनको जानबूझकर हिला रहा हो। मैंने ज़ारा को उठाना चाहा, लेकिन फिर उस बेचारे की थकावट को महसूस करके नहीं उठाया। अचानक उधर ही पौधों में से एक पौधे में मुझे सुर्ख रंग की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी दो सुर्ख नुक्तों की तरह थी, जो कि इधर से उधर हो रही थी। इसी वजह से वहाँ एक हलचल सी थी। मैंने खौफ से टांगें समेट ली थी, जिनसे पहले ही जान निकलने को थी। दोनों हाथ मैंने अपने चेहरे पर रखे हुए थे ताकि कोई चीख ना निकल सके। रात के अंधेरे ने हर चीज़ को मज़ीद पुरस्कार बना दिया था। अब ऐसे में उन सुर्ख आँखों के नुक्ते नुमा रोशनी ने मुझे उस सुर्ख रंग के नुक्ते नुमा रोशनी ने मुझे खौफ व हरास में डाल दिया। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। कुछ ही देर में मैं उस पौधे पर मौजूद हलचल में इजाफा हुआ एक धड़ाम की आवाज़ आई। मैंने फ़ौरन उस तरफ डर कर देखा तो हैरान रह गई कि जिस चीज़ से मैं इतनी देर से खौफ खाए जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एक काले रंग की बिल्ली थी।
लेकिन उसकी वो सुर्ख आंखें काफ़ी पुरस्कार थी। मैंने आज तक किसी बिल्ली की सुर्ख आंखें नहीं देखी थी। वो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। इसी तरह देखते ही देखते उसने छत से कूद मारी और वहां से चली गई। इस घर के साथ में ही एक खाली मैदान था जो कि किसी का खरीदा हुआ प्लॉट था। उस तरफ को जाते ही अंधेरे में गायब होती चली गई। मैंने उठकर छत से ही नीचे उस प्लॉट की तरफ देखा कि वो बिल्ली अचानक कहाँ गई, लेकिन उसका नामो निशान तक नहीं था। नासमझी से उस तरफ देखती, कुछ समझ ना आने पर वापस आकर ज़ारा के साथ ही बैठ गई। अब मुझे भी कुछ नींद आने लगी थी, इसलिए सोने के लिए आंखें बंद कर ली। नींद में जाने से पहले मेरे जहन के पर्दे पर वो दोस्तों खौफनाक और पुरस्कार आंखें लहराने लगी। मैंने हर सोच को झटक कर अपना ध्यान सोने पर लगा दिया और फिर देखते ही देखते मैं हर चीज़ से कुछ ही देर में गाफिल होती चली गई। अगली सुबह सबके लिए ही कुछ मुख्तलिफ हिसाब से तुलू हुई थी। हर इंसान की एक मुख्तलिफ दास्तान थी और कुछ अलग पहेलियाँ थी जिनको सुलझाने में वो मसरूफ़ होता था। इस तरह मैं और ज़ारा भी रोज़ अपनी इस दुनिया में अकेले रह जाने का मकसद तलाश करते रहते और रोज़ एक नई उम्मीद से नए दिन की शुरुआत करते कि यह आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर और खुशगवार होगा। लेकिन अफसोस कि हर आने वाला दिन पिछले दिनों से ज़्यादा भयानक और दर्दनाक साबित होता था। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी, जिसकी अब मुझे आदत हो चुकी थी, जबकि ज़ारा के इस वक्त जो काम जिम्मे लगा हुआ था वो सुबह ही से घर के सहन के और बाहर चमन की सफाई करना थी। और ये सब काम उसको 9 बजे से पहले करने होते थे, क्योंकि फिर दोपहर के खाने का एहतमाम वो करती थी, जबकि सारे बर्तन धोने में मेरी जिम्मेदारी थी। जल्दी जल्दी उठकर मैं नाश्ता तैयार किया ताकि किसी को भी कोई शिकायत ना हो सके, और फिर फ़ौरन से सब कुछ बाहर टेबल पर लगा दिया। कुछ ही देर में वो औरत जिसका नाम कुलसूम बेगम था हाजिर हुई और सारे नाश्ते का तनकीदी जायज़ा लिया। इसके बाद उसका शौहर और बेटे ने कुर्सी खींच कर जगह संभाली। मैंने उनको नाश्ता सर्व किया और जब बारी उनके बेटे को चाय देने की आई तो उसने जानबूझकर चाय के कप के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ लरसने लगा था और इससे पहले कि प्याली छलक कर उसके हाथ पर गिरती उसने कुर्ती से कप को पकड़ लिया। वो ऐसे जाहिर किया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे पूरे जिस्म में उसकी गलीज़ लम्ब से कपकपी आ गई थी। अपने हाथ के इस हिस्से से जहाँ पर उसने छुआ था कराहियत महसूस हुई। यह एहसास मुझे इस कदर बुरा महसूस हुआ कि उनको नाश्ता सर्व करने के बाद मैंने फ़ौरन ऊपर की जानिब दौड़ लगाई ताकि कोई मेरी कैफियत ना देख ले। ख़ास तौर पर ज़ारा को मैं इस बात की भिनक भी नहीं लगने देना चाहती थी, क्योंकि वो गुस्से की काफ़ी तेज़ थी। अगर उसको पता चलता तो उसने उस लड़के का हशर कर देना था, जबकि हम अभी इस हालत में नहीं थे कि उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर दे, क्योंकि इस सूरत में वो हम पर ही बदकारी का घिनौना इल्ज़ाम लगाकर उस घर से निकाल सकते थे। ये सोच आते ही मैं खामोशी के साथ अपने साथ हुई उस ज्यादती को बर्दाश्त करती छत पर आकर आंसू बहाने लगी। ज़ारा भी वैसे भी नीचे साफ सफाई में मसरूफ़ थी। छत पर आते ही मैं रोते हुए किनारे पर लगे हुए नलके के पास गई और उसको खोलकर अपने हाथ मुंह को रगड़ कर धोने लगी। मेरे आंसू अपनी बेबसी पर ज़ारो कतार निकलने लगे कि हम बहनें इस कदर अर्जा हो गई थी कि क्या कोई भी कभी भी आकर हमारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करेगा, और हमारी हिफाजत उन दरिंदों से करने के लिए कोई नहीं था। हाथ रगड़ने की वजह से सुर्ख हो चुका था, लेकिन मैं न रुकी। मेरे हाथों पर खराशें आ चुकी थी। अचानक से नलके में पानी आना ही बंद हो गया। मैंने खोल बंद करके भी देखा, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। मुझे हैरत हुई कि ये कैसे मुमकिन था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो पानी भरा था टंकी में। पानी के खुद ब खुद रुकते ही मैं जो अपने हाथ रगड़ने के साथ साथ जख्मी करने के दर पे थी, वो सिलसिला रुक गया, जबकि मैं अनजान थी कि वो पानी ऐसे ही नहीं बंद हुआ था, बल्कि मेरे ऐन पीछे बैठी वो काली स्याह बिल्ली अपनी पुरस्कार सुर्ख आंखों से मुझ पर गाड़ी के बैठी हुई थी। उसी की गैबी ताकत की बदौलत पानी आना बंद हो चुका था, और वो अब सिर्फ उस नलके से। अचानक उसने अपनी आवाज़ में मियाऊं किया तो मैं डर कर उछल गई कि ये बिल्ली की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। इधर उधर देखा तो वो आवाज़ अपने ऐन पीछे बैठी एक बिल्ली की तरफ से आई थी, जिसका एक पैर जख्मी था। उसकी आंखें रात की तरह सुर्ख न थी, बल्कि सब्ज रंग की थी। लेकिन मुझे क्यों न जाने ऐसा महसूस होता था कि ये वही बिल्ली है, रात वाली बिल्ली, जिसकी सुर्ख आंखों से मुझे बेतहाशा खौफ आया था। लेकिन उस वक्त दिन के टाइम उसकी आंखें सब्ज थी और वो मुझे ऐसी नज़रों से देख रही थी कि मेरी मदद करो। मुझे पहले तो उससे खौफ आया था, लेकिन अब उसके पैर को इस बुरी तरह जख्मी देखकर मुझे उस पर तरस आया। वो वैसी की वैसी ही बैठी हुई और अपनी जगह से हिली भी नहीं। मैंने इधर उधर देखा कि कोई कपड़ा मिले जिससे उसका जख्म साफ कर सकूं। अचानक से मैं नीचे गई और अपने कमरे में एक फर्स्ट एड बॉक्स लाया
जिससे मैंने रुई निकाली और उसका खून साफ किया। कुछ देर खून रुका तो उस पर दवाई लगाई। दवाई लगाते वक्त वो बिल्कुल साकित बैठी मेरी आंखों में दिख रही थी और ऐसी थी कि जैसे उसको किसी दर्द का एहसास ना होता हो। मुझे वो पहले से ही काफ़ी पुरस्कार लगी थी क्योंकि उस सुर्ख आंखें डरा देने की हद तक लाल थी और अब उसको कोई तकलीफ महसूस ना होते देख मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने उस डब्बे में कोई पट्टी देखी कि उस पर बांध सकूं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। उसके जख्म से भी अभी खून निकल रहा था तो मैंने अपने दुपट्टे की तरफ देखा तो उसको एक किनारे से फाड़ कर उसकी पट्टी बनाकर उसके पाँव पर बांध दिया। एहतियात से पट्टी बांधते ही जब मैंने उसकी आंखों को देखा तो वो चमक रही थी। उस सब्ज रंग की आंखों वाली बिल्ली आंखें चमक रही थी, इनसे एक रोशनी फूट रही थी। मैं उस बिल्ली को छोड़कर नीचे गई थी कि अगर मुमकिन हो सके तो उसके लिए थोड़ा सा दूध ला सकूं। नीचे जाने पर मैं दूध लेने किचन जाने ही वाली थी कि कुलसूम बेगम के बेटे के दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर उस तरफ गई जहाँ पर उस लड़के के सीधे हाथ की शहादत की उंगली उसके अपने पालतू तोते के मुंह में जकड़ी हुई थी। उस तोते ने इस कदर सख्ती से उसकी उंगली अपनी चोंच में दबोच रखी थी कि ऐसा लगता था जैसे सारा गोश्त ही खींच लेगा। उस लड़के की चीखें सारे घर में गूंज रही थी। ये वही हाथ था जिससे उसने मेरे हाथ को पकड़ा था और अपने खलीस लम्स की वजह से मुझे तकलीफ पहुंचाई थी। मैंने बेसाख्त उस तोते की तरफ देखा जिसको उसका मालिक बेहद पसंद था और आज उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो चुकी थी। ये आंखें बिल्कुल उस बिल्ली के पुरस्कार आंखों की तरह लाल थी। मुझे उस तोते से भी खौफ आया। न जाने ये कौन सी अनदेखी मखलूक थी जो कभी किसी जानवर का रूप धार लेती तो कभी किसी परिंदे का। मुझे अचानक अपना ख्वाब याद आया जिसने मुझे अपने अक्स में ही उस सुर्ख आंखें लिखी थी। मैंने डर के मारे इर्द गिर्द देखा कि वो अनदेखी मखलूक आस पास ही थी। मुझे खौफ से पसीना आने लगा। बहुत मुश्किलों से जाकर उस तोते के मुंह से उस लड़के ने अपनी उंगली निकाली थी जो कि खून से लथपथ हो चुकी थी। दर्द से उसका बुरा हाल था। कुदरत ने उस लड़के से उसका अंजाम दिखा दिया था। मैं खामोशी से जाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मजीद काम करने थे जिसके लिए मुझे थोड़ा सा आराम करना था। इस तरह मुख्तलिफ कामों में ही रात का वक्त हो गया। मैं खाने के बर्तन धो रही थी जबकि एक अंबार लगा हुआ था और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि आज उन लोगों के यहाँ किसी मेहमान की दावत थी जिसका एहतमाम बहुत ख़ास तौर पर किया गया था और सारा दिन बहुत थकावट से भरपूर था। अब मैं बस जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर रही थी ताकि बस जल्दी से जाकर आराम कर सकूं। अभी कुछ बर्तन बाकी थे कि अचानक मेरे कान में एक सरगोशी हुई। हाय स्वीटी। डर के मारे मेरे हाथ से ग्लास सिंक में ही छूट गया। वो भयानक सरगोशी किसी और की नहीं बल्कि उसी घटिया बेटे की थी जो कि रात के वक्त किसी के भी लाफ में न होने की तसल्ली करते हुए और मुझे किचन में अकेला देखकर वो मुझे डराने और मेरी बेबसी का तमाशा देखने और उससे लुत्फानंदोज होने आया था। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे काफ़ी करीब खड़ा था। डर के मारे मैं सिंक से चिपक कर खड़ी हो गई। वो मज़ीद मेरे करीब आता कि मैंने उसके सीने पर हाथों से अपने जिस्म का पूरा जोर डालकर उसको पीछे धकेला था। वो एकदम झटका लगने से पीछे हुआ। मैं अपने बचाव के लिए इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी कि काश कोई आ जाए, लेकिन लाउंज को बिल्कुल सुनसान देखकर मुझ पर वहशत तारी हो गई थी। मैंने हाथ मारकर कुछ तलाश करने की कोशिश की जिसको हथियार बनाकर मैं उस वहशी दरिंदे से अपनी इज्जत बचा सकूं जो कि मुझे तनहा समझकर मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता था। खामोशी एक हद तक ही अच्छी लगती है, इसके बाद अगर जुल्म और ज़्यादती हद से बढ़ जाए तो उसके खिलाफ मज़ाहमत और एहतजाज ज़रूरी हो जाता है। वो दोबारा से मक्कारी से मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आने लगा था कि अचानक अपने हाथ के पीछे छुपा हुआ बेलन जो कि मैंने किचन काउंटर से बगैर उसकी नज़रों में आए उठाकर कमरे के पीछे छुपा लिया था और अब पूरी कुव्वत से उस बेलन को हवा में लहराकर एक जोरदार ज़रब लगाई और उसके सर पर वार किया जिसकी वजह से वो कराते हुए पीछे हटा और ज़मीन पर बैठता चला गया क्योंकि उसको मैंने अपनी पूरी जान लगा कर मारा था। क्योंकि यहाँ बात मेरी इज्जत की आ चुकी थी जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। उस लड़के के माथे से खून निकलना शुरू हो चुका था और वो ज़मीन पर बैठा हुआ दर्द से तड़प रहा था। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से जाना मुनासिब समझा क्योंकि उस लड़के की आंखें अब गुस्से से मुझे ही घूरे जा रही थी और मुझसे अपनी उस चोट का बदला लेने के लिए वो मेरे पीछे आने के लिए उठने के इरादे से बांध रहा था। मैंने दौड़ लगाई कि किचन से बाहर जाकर किसी तरफ अपने कमरे तक पहुँच सकूँ। कांपती कांपती मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अपनी और अपनी बहन के एक छोटे से डरबेनुमा कमरे में गई और दरवाज़ा खौफ के बायस बंद करने ही लगी थी कि अचानक से दरवाजे को धक्का देकर खोल कर अंदर आया और एक ही सेकंड में उसको ताला लगाया।
मेरे ख्वाब से चीख निकल गई क्योंकि मैं समझी थी कि शायद कुलसूम बेगम का वो दरिंदा बेटा आ गया। लेकिन जो ही नज़र अपनी बहन के ख्वाब से सफ़ेद पड़ते चेहरे पर गई तो फ़ौरन अपने डर पर काबू पाते उस तक गई जो कि बाकायदा कांप रही थी। उसके हाथों और टांगों में वाज़ेह लर्जिश देखकर मुझे तशवीश हुई और मैं फ़ौरन उसके पास गई और उसे लेकर बेड पर बैठी। साथ साथ मेरी हरासा नज़रें दरवाजे की जानिब भी जा रही थी कि कहीं वो दरिंदा ना आ जाए। मैंने उससे पूछा तो ज़ारा के मुंह से वो भयानक इंकशाफ कुलसूम बेगम के शौहर के मुंह से सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। उसका कहना था कि वो उनके कमरे में पानी की बोतल रखने जा रही थी जो कि उसका रोज़ का काम था। अचानक बाहर से कुछ आवाज़ें उसने सुनी जो कि उन दोनों मियाँ बीवी की थी और वह शौहर अपनी बीवी से कह रहा था कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा है कि मैं इसको अगर सलमा दे देता हूँ तो वो मुझे उसके बदले में 20 लाख रुपए देगा। कुलसूम बेगम ने यह सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो अपनी खुशी को काबू न कर सकी तो जोश में आकर उसने हल्की सी चीख मार दी क्योंकि उनकी तो लॉटरी निकलने वाली थी। कुलसूम बेगम ने पूछा कि क्या वो उससे निकाह करेगा। उनके शौहर ने हंस लिया और कहा कि तुम क्या जानती नहीं हो मेरे उस दोस्त को, वो लड़कियों को खरीद कर इस्तेमाल करता है और फिर दिल भर जाने पर किसी कोटे में आके बेच देता है। उन्होंने इस बात में सर हिलाया जैसे उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एकदम कहा कि अगर हम सलमा के साथ साथ ज़ारा का भी बंदोबस्त कर दें तो हमें डबल फायदा होगा। उन्होंने ये सुनकर मक्कारी से कहका लगा और कहा फिक्र ना करो, उसका भी बंदोबस्त करता हूँ। ज़रा ये सब बातें सुनकर मेरी वहाँ खड़े रहने की खुद में हिम्मत ना पाती थी, इसलिए रस्ते कांपते ऊपर आई और मुझे ये भयानक सच बताने आई ताकि हम दोनों मिलकर अपनी जान और अपनी इज्जत बचा सकें। उसका सांस पूरी तरह फूल गया था। उसकी कोशिश थी कि बस कमरे में पहुंचकर ये सब मुझे बता सके। ये सारी हकीकत सुनते ही मुझ पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। मैंने उसको रोते हुए अपने साथ हुई सारी बात बताई तो मेरे ऊपर गुजरी ज्यादती का सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। हम दोनों अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगे। सारा कमरा हमारी हिस्ट्रियों की आवाज़ से उदासी की एक तस्वीर बना हुआ था। हमारे वालिदैन ना होने को लोगों ने हमारे लिए गुनाह बनाकर रख दिया, जिसका दिल करता आकर हमें अजियत देकर चला जाता और हम कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास ना कोई ताकत थी और ना ही कोई मजबूत सहारा जिसकी बुनियाद पर हम इस सालिम ज़माने का डट कर मुकाबला करते। मैंने ज़ारा को कहा कि हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा वरना ये लोग हमारी भेड़ बकरी समझकर हमारी बोली लगाकर अपने सर से किसी कचरे में फेंकने में लम्हा न लगाएंगे। वैसे भी पहले हम यहाँ कौन सी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं हमें कोई जगह तो मिल ही जाएगी। यहाँ तो हम एक मिनट के लिए भी महफूज नहीं हैं। मैंने और ज़ारा ने जल्दी से अपना एक बैग निकाला और अपना सारा सामान उसमें रखा। अभी इस सब से फारिग हुए थे कि अचानक से धड़ धड़ के दरवाज़ा बजने लगा। बाहर वही दरिंदा था जो कि हर सूरत दरवाज़ा खोल कर अपना इंतकाम लेना चाहता था। हमने खौफजदा होकर एक दूसरे को देखा और सोचा कि अब कैसे यहाँ से निकले। दरवाजे पर तो ये खड़ा है। ज़ारा की नज़र खिड़की पर गई और उसको खोल कर देखा तो वहाँ पर पाइप भी लगे हुए थे, उसमें पैर उतारा जा सकता था। ये हम दोनों ने अल्लाह का नाम लेकर पहले बैग को नीचे फेंका और फिर खुद एहतियात से नीचे उतरे। अभी दाखिली दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने ही लगे थे कि पीछे से वही लड़का दौड़ता हुआ आ रहा था और हमारे ऊपर चिल्ला रहा था कि रुक जाओ सालियो, भाग कर कहाँ जाओगी। घर से बाहर कदम रखने पर अंदाज़ा हुआ कि बारिश इंतहाई तेज़ बरस रही थी और बिजली ज़ोरों से कड़क रही थी। हम दोनों ने अपनी चादरों को मजबूती से पकड़ा और बाहर की जानिब दौड़ लगाई क्योंकि वो बहुत तेज़ी से आ रहा था। हम इस बारिश में भीगती हुई जा रही थी, हर तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था। अभी हम भागी रही थी कि अचानक पीछे से उस वहशी दरिंदे के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हमने खौफजदा होकर पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए क्योंकि वो लड़का अपना पेट पकड़कर कर्रा रहा था जैसे किसी ने उसको मुक्का मारा हो और वो इस कदर शदीद हो कि वो घुटनों के बल बैठ गया था। अभी वो इस सर्फ से संभला भी नहीं था कि किसी अनदेखी मखलूक ने उसके ऊपर लातों और घूंसों की बरसात कर दी। उसके मुंह से बाकायदा खून की उल्टियाँ शुरू हो चुकी थी और सर और मुंह पर जख्मों की भरमार हो चुकी थी। वो अधमुआ होकर लेट गया था और उसको मारने वाला कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। देखते ही देखते बगैर किसी मारने वाले के वो दरिंदा खून में लथपथ बारिश में भीगता हुआ लेट रहा हुआ था। उसका खून हर जगह फर्श पर फैल चुका था। हमारी ज़बान तालू से चिपक चुकी थी। मैं डर के मारे रोने लगी थी। मेरी नज़र एक तरफ कोने में खड़े एक लड़के पर पड़ी जो कि एक तरफ था बिल्कुल, लेकिन उसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे मैंने कहीं देखी है। अचानक से मेरे जहन में एक छमाका हुआ कि ये सुर्ख और खौफनाक आंखें उस बिल्ली की थी जिसकी चोट पर मैंने अपना दुपट्टा फाड़ कर बांध दिया था
और अब बेसाख्ता मेरी नज़र तस्दीक के लिए उसके हाथ पर गई, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि उस बिल्ली और उस लड़के का कोई गहरा ताल्लुक ज़रूर था। उसका मुझे घूरने का अंदाज बिल्कुल उस बिल्ली की तरह था। ये देखकर मेरा पूरा वजूद जलजलों की सद में आ गया कि उस हाथ पर मेरा ही बंधा हुआ वो दुपट्टा था। अभी मैं ये सब देख ही रही थी कि अचानक उस कुलसूम बेगम के बेटे का जिस्म, जो कि उस बरसती बारिश में खून से लथपथ पड़ा था, वो खुद ब खुद घसीटते जाने लगा और सीधा उसके अपने घर के दरवाजे के सामने जाकर रुका। हम दरअसल उस घर के पास गए तो देखा कि उनका दाखिली दरवाज़ा, जो कि बंद था, वो खुद ब खुद खुला और उस बेटे की मर चुकी लाश को अंदर घसीट कर छोड़ दिया। उसके बाद वो दरवाज़ा दोबारा से किसी अनदेखी ताकत में बंद होता चला गया। हमें ये सब देखकर सांप सूंघ गया था। मैंने दोबारा इर्द गिर्द देखा, लेकिन वो लड़का जिसकी सुर्ख अंगारा आँखें थी वो कहीं नहीं था। बारिश अपने पूरे जोरों से बरस रही थी और हम मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे, लेकिन दोबारा से उस घर में जाने को सोच भी नहीं सकते थे। मैंने ज़ारा का हाथ पकड़ा और कदम आगे की जाने बढ़ा दिया। अभी चलते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि दो उबाश लड़के बाइक पर चलते हुए हमारे करीब से होकर गुजरने लगे और उन्होंने हमें देखकर सीटियां मारना शुरू कर दी और साथ में वाहियात ऑफर्स कराना भी। हम पर खौफ से दहशत तारी हो गई थी। दिल में आयतल कुर्सी का वर्द करते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो चिचोरे लड़के किसी सूरत पीछा न छोड़ रहे थे। एक ने बाइक पर बैठे बैठे ही अचानक से मेरी चादर पकड़कर खींचनी चाही कि उसी लम्हे उसकी बाइक खुद ब खुद अपना कंट्रोल खोती तेज रफ्तारी में गोल घूमी और साथ ही एक दरख्त के साथ जोरदार अंदाज से टकराई। वो बाइक से गिरकर जख्मी हो गए थे, लेकिन उनकी शक्लें खौफ से पीली पड़ चुकी थी। उसी पुरस्कार चंदजादे ने उन ओबाश लड़कों को हमें छेड़ते देखकर ऐसी सजा दी कि उनका खौफ से सांस ही सूख गया और वो अपने जख्मों और चोटों की परवाह किए बिना उल्टे कदम दूसरी सिमत भागे। उनको भी यकीन हो चला था कि कोई आसिफ था जो इर्द गिर्द ही मौजूद था, इसीलिए वो अपनी बाइक को भी लिए बगैर ही चले गए। हमारा हाल सबसे बुरा हो गया था जिन्होंने ये सब भयानक नज़ारे अपनी आंखों से देखे थे। अंधेरी रात में हमें कुछ समझ न आया कि कहाँ जाए। अचानक आगे चलते हुए एक इमारत नजर आई जिसके ऊपर सराय खाना था, जो कि मुसाफिरों के लिए था। इसमें ख़वातीन के लिए एक अलग से हिस्सा था। मैंने आज से पहले कभी इस जगह पर ये सराय नहीं देखा था। यूँ मालूम होता था जैसे अभी अभी ही तामीर हुआ है। हमने शुक्र पे सांस लिया और अंदर बढ़ गए, जबकि हमारे पीछे खड़ा वो पुरस्कार जिनजादा मुझे मुस्कुराया। वही था जो इस बिल्ली के रूप में भी उस घर में आ जाया करता था और अब एक इंसानी रूप में आ चुका था। ख्वाब में भी मुझे उसी की ताकत के जरिए ही अपने अक्स में वो साया नजर आया था जिसने मेरी मदद का कहा था, और आज वो बखूबी मेरी मदद कर रहा था। हम अंदर आए तो वो हिस्सा बिल्कुल खाली था। अभी हमने अंदर आकर कुछ देर आराम से बैठे ही थे कि कुछ देर बाद एक खातून आई जो कि उस बारिश की वजह से गाड़ी खराब होने पर कुछ देर इस सराय में आराम करने का सोचा था। उनका ड्राइवर भी मर्दाना हिस्से में था। वो अंदर आई तो हम दोनों को खौफ से जर्द पड़ते और घबराते हुए बैठे देखा। वो खातून, जो कि काफ़ी नर्म मिजाज थी, फ़ौरन हमारे पास आई और हमसे पूछा कि बेटा क्या मसला हुआ है। एक ज़माने बाद किसी का मेहरबान लहजा पाकर हम फूट फूट कर रोने लगी थी और उनको अपने हालात बताए कि कैसे हम यतीम हुए और फिर इसके बाद की दर्द भरी ज़िंदगी। उन्होंने कुछ देर सोचा और चूँकि वो दूसरे शहर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी की मालिक थी, उन्होंने हमसे कहा कि वो हमारे पढ़ने का सारा खर्चा उठाएंगी। बस हमें दिल लगाकर पढ़ना होगा और कुछ बनकर अपना नाम बनाना होगा। उन्होंने फी सबीलिल्लाह ये ऑफ़र की थी। हमने बेसाख्ता अपने रब का शुक्र अदा किया और उनको हामी भर ली। कुछ देर बाद वो खातून किसी बहाने से बाहर गई, जहाँ पर वही जिनजादा खड़ा था। उसने उस जिनजादे को कहा कि तुम्हारा काम कर दिया है मैंने, जबकि उसके बदले में उस जिनजादे ने कहा कि मैं आपका दिल से मशकूर हूँ कि आपने इन यतीम लड़कियों की मदद के लिए हामी भरी। इसके बाद वो हल्का सा मुस्कुरा कर चला गया। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।